बहुत बहुत धन्यवाद कुमार वशिष्ठ जी। करबद्ध निवेदन है हमारे प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी से कि वे अपने ओजपूर्ण वचनों से हमें कृतार्थ करें। अपने उद्बोधन से करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। बहन रंजना जी, मान्यवर गिरीश नाथ जी, इस स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज़ के डीन माननीय सुधीर कुमार जी, माननीय विवेक जी और यहाँ विराजमान सम्मानित बंधुओं और बहनों, भारत मंथन का एक इतिवृत्त हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र जब हम कहते हैं तो इंद्रप्रस्थ कहते ही लगभग पिछले 5000 वर्ष का हमारा इतिहास हमारे सामने सजीव हो जाता है, जब इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी। और इंद्रप्रस्थ बना था हस्तिनापुर के साम्राज्य के विभाजन से, और हस्तिनापुर के साम्राज्य की परंपराएं अनवरत आज तक निरंतर सजीव हैं। और हमारे यहाँ दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर पिछले 5000 वर्षों से एक परंपरा निरंतर चली आ रही है और अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा। 60 किलोमीटर दूर दनकोर है। दनकोर बना है द्रोणकोर से, और हस्तिनापुर के एक किनारे पर द्रोणाचार्य जहां निवासरत रहकर पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी, और उसके बाद उनका शस्त्र प्रत्यक्षीकरण हुआ था। और उस समय का स्टेडियम आज करीब 1.5 से 2000 लोग बैठे हैं, और मुझे लगता है कि एथेंस से अधिक व्यवस्थित बना हुआ स्टेडियम वहाँ है। और प्रतिवर्ष वहाँ दनकोर का मेला, वहाँ जब कौरव पांडव राजकुमारों के बीच विभिन्न शस्त्र विद्याओं का प्रत्यक्षीकरण हुआ था, उस दिन से आज तक अनवरत है। मुगल काल में वहाँ द्रोणाचार्य की मूर्ति भी ध्वस्त कर दी गई, अब वहाँ नई मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पर वह शिव विग्रह भी है जिसकी द्रोणाचार्य पूजा करते थे, और वहाँ पर एक छोटी सी प्रतिमा वह भी है जिसे एकलव्य ने बनाई थी। और उस स्टेडियम की विशेषता यह है कि यमुना जी में बाढ़ आने पर पूरे दनकोर में जब पानी भर जाता है तो वो जो स्टेडियम में उसका भूगर्भिक इस प्रकार का निर्माण किया है कि सारा पानी उस स्टेडियम के रास्ते से कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं चलता है। और एक प्रकार से 5000 वर्ष से यह दीक्षांत समारोह की परंपरा यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, और एक प्रकार से इंद्रप्रस्थ हमारे मन में जब सजीव होता है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के साम्राज्यों के काल से चली आ रही वे सारी परंपराएं हमारे मन में सजीव हो जाती हैं। थोड़ा सा प्रारंभ में हम भारत की अगर बात करें तो भारत शब्द मत्स्य पुराण आदि कई ग्रंथों में हमारे यहाँ हर एक शब्द का अपना एक व्युत्पत्ति होती है, और उसमें कहा है भरणात् प्रजानाम सर्वे महीयाम, अर्थात संपूर्ण भूमंडल की प्रजा का भरण पोषण कर सके ऐसा भारत देश, ऐसा हमारे यहाँ वांग्मय में वर्णन आता है। और उस बृहत्तर भारत का यदि हम चिंतन करें तो सुदूर पूर्व में इंडोनेशिया का बाली द्वीप, जहां आज भी 10,000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर विद्यमान हैं, और संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया के 10 ही देशों का क्षेत्रफल आज के भारत के क्षेत्रफल के लगभग 1.5 गुने से थोड़ा कम है, 45 लाख वर्ग किलोमीटर वाला वह क्षेत्र है। उस संपूर्ण क्षेत्र का, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, वहां पर 15वीं सदी से पहले के सारे शिलालेख, प्रशस्तियां, पांडुलिपियां, संस्कृत पल्लव आदि, संस्कृत भाषा में देवनागरी पल्लव आदि लिपियों में हैं, और अनेक वहां की प्रशस्तियां जो भारत में प्रशस्तियां विद्यमान हैं या जो दिखाई देती हैं, उनसे भी अधिक उन्नत छंद और व्याकरण वहां पाए गए हैं। और हम देखते हैं
कि चाहे अभी हम वहाँ प्रतीक्षा कक्ष में बैठे थे तो अंकोर वाट का जब नाम आया तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल वह विष्णु भगवान का मंदिर कंबोडिया में जो बना था, तो साम्राज्य का विस्तार और उसकी सामर्थ्य कितनी रही होगी जो 400 एकड़ में इतना विशाल, जहाँ संपूर्ण मतलब जो भारतीय पौराणिक वांग्मय का चित्रण उत्कीर्णन किया हुआ है। तो इधर हम देखें तो आज हम चाहे पाकिस्तान के विभाजन के बाद पश्चिम की हमारी सीमाएं सिमट गई, लेकिन यदि राजा जयपाल की 11वीं सदी की राजधानी की बात करें तो भटिंडा में थी, और संपूर्ण पाकिस्तान का क्षेत्र, संपूर्ण अफगानिस्तान अर्थात उपगणस्थान का क्षेत्र और पूर्वी ईरान तक उनका साम्राज्य था। तो यह जो बृहत्तर भारत, और उस बृहत्तर भारत में आज भी कोई 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ऐसा नहीं है जहां हमारी सभ्यता संस्कृति के पुरावशेष न हो। उदाहरण के लिए मुल्तान, जो मूल स्थान कश्यप ऋषि का स्थान होने से मुल्तान कहलाता था, और वहां का सूर्य मंदिर आज के वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी या पद्मनाभ स्वामी के मंदिर या श्रीनाथ जी के मंदिर से अधिक विस्तृत, अधिक दर्शनार्थियों को आकृष्ट करने वाला और अधिक चढ़ावे वाला स्थान था। वहां पर 8वीं सदी में उस मंदिर को ध्वस्त करने के बाद भी सूर्य की प्रतिमा को इसलिए ध्वस्त नहीं किया गया, पूरे देश भर से इतना चढ़ावा आता था कि भारत ने अधिकांश जो धन कमाया वो जिंक के एक्सपोर्ट से कमाया। और जिंक का बड़ा स्मेल्टिंग बहुत सेंसिटिव है, 820 डिग्री पे जिंक मेल्ट होता है और 910 डिग्री पे वो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको जिंक मेटल में नहीं मिलता, इसीलिए दुनिया में कोई नहीं ले पाते। लेकिन हमारे प्राचीन मनीषी कॉपर के माध्यम से जिंक को एक्सट्रैक्ट करते थे मेटलर्जिकली, या तो ब्रास बनाकर या फिर रिट्रोट में कॉपर की प्लेट लगाकर वो करते थे। इसलिए संस्कृत में जिंक के लिए शब्द है यशत, और यशत की व्युत्पत्ति जो दी है ताम्रः यश प्रदायते इति यशदः, which gives credit to the copper is zinc, यानी कि पूरी जो जिंक की मेटलर्जिकल केमिस्ट्री उस एक यशद शब्द के निर्वचन में मतलब हमारे मनीषियों ने कर दी। शब्दों के बारे में अंदर बात कर रहा था, उसको भी मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ, अच्छा है। रियो डी जेनेरियो में जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में, उसमें कहा कि ये धरती पे वर्षा होती है, उसमें वनों का बहुत बड़ा योगदान है। रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी जो है 40% रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी वन कंट्रीब्यूट करते हैं और 60% ओशियंस कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी वन का वर्षा करने में बहुत बड़ा योगदान है। 40% रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी वो देते हैं। तो हमारे यास्क ने 4000 साल पहले कहा वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाः। वन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाः, अर्थात प्रकृति से वृष्टि की मांग करने वाले को वन कहते हैं। तो मेरा यहाँ नई पीढ़ी के बहुत बच्चे बच्चियां बैठे हैं, उन सबसे यही आग्रह है कि हमारा प्राचीन वांग्मय के प्रत्येक शब्द का बहुत ही युक्तिपरक और हमको निर्वचन करेंगे तो हमको अथाह ज्ञान प्राप्त होगा। और मैं शब्दों का ही जब मैं कर रहा हूं तो एक दो बातें मैं अपने थोड़े प्राचीन इतिहास फिर मैं वर्तमान इतिहास पे आना चाहूँगा। मैं एक दिन वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, तो उसमें जहाँ हनुमान जी भरत जी को जाकर कहते हैं कि भाई भगवान राम का विमान भारद्वाज आश्रम तक आ गया और 20 मिनट में थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, तो उसमें वो भरत जी अपने मंत्रियों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसमें एक इंस्ट्रक्शन है सड़क पर बर्फ से ठंडे किए हुए पानी का छिड़काव करिए। वहां शब्द है हिम शीतेन वारिणः, हिम यानी बर्फ, शीतेन यानी हिम से ठंडा किया हुआ, और वारिणः जल। मॉडर्न हम मतलब जो है लिटरेचर में पढ़ाते हैं कि 1858 में पहली बार आइस की मैन्युफैक्चरिंग का आविष्कार हुआ, और हमारे यहाँ अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा है हिम शीतेन वारिणः, बर्फ से ठंडा करके जल का छिड़काव करो, तो वहां बर्फ रही होगी क्योंकि 15-20 मिनट बाद तो भगवान राम का विमान वहां आ चुका होगा। उसके पहले वो बर्फ से ठंडा किया हुआ पानी, कैप्टिव आइस वहां रही होगी। और आज भी विश्व के 200 देशों के में कहीं भी भारत सहित
सामान्य नदी तालाब कुएं का पानी सड़कों पर छिड़का जाता है, बर्फ से ठंडा करके नहीं। यानी कि हमारा सिविलाइजेशन कितना उन्नत रहा होगा उस समय, इस बात को हमें विचार करना चाहिए। एक उदाहरण अंतिम और मैं प्राचीन इसका देके फिर वर्तमान पर आना चाहूंगा। हम कहते हैं हमारे यह जो हस्तिनापुर ये सब जो द्वापर युग के अंत में महाभारत काल हुआ और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग बीता, और उसके पहले यानी 8,69,124 साल पहले त्रेता युग समाप्त हुआ था, जो रामायण काल त्रेता युग का है। मैं अभी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में नहीं जा पाऊंगा समय सीमा के कारण, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण में 2 स्थानों पर 4 दांत वाले हाथियों के वर्णन आते हैं। 4 दांत वाले हाथी मॉडर्न आर्कियोलॉजी कहती है कि धरती से 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। अभी उनके फॉसिल्स मिलते हैं साइबेरिया में, लंका में, भारत में, जर्मनी में, सब जगह मिलते हैं। अगर 4 टस्क्ड मैमथ्स जो एक्सटिंक्ट हो गए 10 लाख साल पहले, और अगर वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में उनको लिखा है, रावण की सेना में 4 दांत वाले हाथियों का वर्णन उन्होंने किया है, इसका मतलब उस समय वो जीव था। तो मुझे कभी कभी मजाक में लोग कहते हैं अरे भगवती जी कवि है, लिख दिया होगा। हमने कहा वाल्मीकि रामायण के कई लाख साल बाद अभी पिछले 5000 सालों में महाभारत की रचना हुई, उसमें भी लाखों हाथियों के वर्णन आते हैं। कहीं भी वेदव्यास जी ने कवि की कल्पना से 4 दांत वाले हाथी को नहीं लिखा। तो मेरा यह कहना है कि हमें अपने वांग्मय को अपनी दृष्टि से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उदाहरण 1680 में उनका देहावसान हो गया, यानी कि जहां 1 इंच भूमि भी स्थानीय शासकों के पास नहीं थी, उस समय हिंदवी स्वराज की कल्पना करना एक बहुत दुर्भर स्थिति थी। उन्होंने कल्पना की और उनके देहावसान के समय तक करीब 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर शिवाजी का साम्राज्य 3 प्रदेशों में फैल चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशवाओं ने उसी हिंदवी स्वराज के परिसंघ का विस्तार किया, और चाहे वो होलकर हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे पवार हो देवास के, और चाहे बुंदेला हो, सभी को जोड़ के हिंदवी स्वराज परिसंघ बनाया, जिसको इतिहास में कई बार मराठा कॉन्फेडरेंसी कह दिया जाता है, लेकिन वह विशुद्ध रूप से हिंदवी स्वराज का परिसंघ था। समय के वश में उसको आगे सीधा ला रहा हूँ। और उसके बाद में पेशवा जो छत्रपतियों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो बाजीराव पेशवा ने बहुत तेजी से दिल्ली पर भी विजय की और अपना वर्चस्व यहाँ तक बढ़ाया। बल्कि इसके बीच में बाजीराव के पिताजी बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था, औरंगजेब मुगलों को इस बात के लिए सहमत कर लिया औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि दक्षिण के जो परगने हैं उनका टैक्स भी वो वसूल करेंगे और वहाँ सेना भी वो रखेंगे। तो धीरे धीरे उस सब में, और उसके बाद में यह जो हिंदवी स्वराज के परिसंघ में राजस्थान के राजाओं से, चाहे वो अवध का नवाब हो, चाहे वो अफगानी नजीबुल्ला हो, और सबसे उन्होंने स्वराज परिसंघ के समझौते किए। उनसे टैक्स का एक हिस्सा, 10वां हिस्सा सरदेशमुखी या चौथा हिस्सा चतुर्थांश जिसको कहते हैं चौथ, ये सारे लेके और स्वराज परिसंघ को इतना मजबूत बनाया कि शायद इतिहास में नहीं लिखा है। इसलिए 1758 में लाहौर पर वह हिंदवी स्वराज यानी मराठाओं ने भगवा ध्वज फहराया, और वहां की जनता ने 20 अप्रैल 1758 को मल्हार राव और रघुनाथ राव जो मराठाओं की ओर से वहां युद्ध करने गए थे, मूल रूप से दूसरी बार उन्होंने जो 1757 में दिल्ली पर कब्जा किया था, अंताजी को उसका सर्वाधिकारी बनाकर, और वो पश्चिम की तरफ बढ़े। लाहौर के बाद सरहिंद, जहां 2 साहबजादों को दीवारों में चिना था, और उसके बाद मुल्तान, पेशावर और अटक खैबर के दर्रे के यहाँ, यानी सिंधु पार भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज का उस समय ये पेशवा नी हिंदवी स्वराज परिसंघ ने फैला दिया था। और वहां अटक से लेकर कटक तक करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह भगवा ध्वज स्वराज परिसंघ का फहराने लग गया था 1758-59 के बीच। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारा क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। उस समय 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह जो हुआ,
और उसके बाद में 1788 से 1803 तक दिल्ली के लाल किले पर भी वही हिंदवी स्वराज का भगवा ध्वज फहराता रहा है। 1803 से 1805 में मुगलों से युद्ध करके अंग्रेजों ने राज्य नहीं लिया था। 150 से अधिक स्थानों पर उनका मराठों के साथ युद्ध हुआ था। इस हिंदवी स्वराज के परिसंघ में गुजरात से लेकर दक्षिण तक और राजस्थान और सभी जगह, और एक प्रकार से कुछ कूटनीतिक कारणों से यह जो अंग्रेज यहाँ स्थापित हो पाए, जैसा मैंने कहा कि हम ही लोग उनकी सेना आदि में थे। और उसके बाद जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्मी, एयर, नेवी सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया। मॉन्टगोमरी में एयरफोर्स ने, मुंबई में नेवी ने और कामठी में आर्मी ने, और अधिकांश स्थानों पर सेना के अधिकारियों ने उनको आदेश मानना बंद कर दिया। तो 1947 में उनको जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि यह जो हमारा प्राचीन वांग्मय, हमारा प्राचीन वैभव, बृहत्तर भारत का क्षेत्र, और यह जो इतिहास की गलतियां, और शिवाजी राजे ने कुछ भी नहीं होते हुए एक प्रकार से उनकी उत्तरवर्ती हिंदवी स्वराज की पीढ़ियों ने 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक जो अपना वर्चस्व स्थापित किया, मुझे लगता है आज के समय हमारे लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं पुनः अपना भारत मंथन के माध्यम से भारत के उस प्राचीन वैभव को लौटाना। जो एंगस मैडिसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 0 AD से 1500 AD तक वर्ल्ड जीडीपी में भारत का योगदान 34% था। तो हमारा वह वैभव भी लाना है। पूरी दुनिया के 130 विद्वानों के साथ, एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट के साथ, OECD और औद्योगिक देशों के समूह के कहने पे उन्होंने यह वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री, मिलेनियम पर्सपेक्टिव लिखी थी, जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से प्रकाशित हुई है। तो भारत मंथन के अवसर पर हमें अपने इतिहास